friends, today we are going to discuss about the new chapter heredity। अब बच्चों ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा न्यू हो सकता है, लेकिन आज हम इसे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में हेरिडिटी इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स का एक वो पार्ट है जो आपको जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर गोइंग टू डील विद द जीन्स। मतलब जीन्स के बारे में जिस ब्रांच के अंदर हम डील करते हैं उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब ये हेरिडिटी इस जेनेटिक्स का एक बहुत अहम पार्ट है, क्योंकि ये हमें बताता है कि कैसे हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमारे कैरेक्टर्स पास आउट हो रहे हैं। जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारे पास हमारे मैटरनल कैरेक्टर्स हैं या मेरे पास मेरे पैटर्नल कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि मैं अगर अपने पेरेंट्स से रिसेंबल होना चाहूं तो मैं बोलूंगी कि मेरे पास मेरे फादर के कुछ फीचर्स हैं या मेरी मदर के कुछ फीचर्स हैं। अब ये फीचर्स मेरे अंदर कैसे पास आउट हुए होंगे, तो उसी प्रोसेस को हम जानते हैं हेरिडिटी से। बच्चों, हेरिडिटी इज अ प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि मेंटेन करती है आपके कैरेक्टर्स को पास आउट कराने के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो जो व्हीकल इन कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेकर के जाते हैं वो व्हीकल का नाम होता है जीन्स। अब ये जीन्स पाए कहां जाते हैं? तो बच्चों, जीन्स के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि जीन्स वो यूनिट है, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी वजह से हेरिडिटी होती है, इनहेरिटेंस हो सकता है या फिर वेरिएशंस आ सकते हैं। जीन्स वही व्हीकल है जो आपकी एक जनरेशन से कैरेक्टर्स को लेकर के दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन में कि हमारे अंदर हर किसी का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। हर स्पीसीज के पास उसका जेनेटिक मटेरियल स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखने के लिए जो मटेरियल वर्क कर रहा है वो है डीएनए। हम सभी डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले चुके हैं इन द प्रीवियस चैप्टर्स, जहां हमने सेल के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत अहम हिस्सा पाया जाता है न्यूक्लियोइड, जहां हमारा आरएनए मिलता है और उसके बाहर रहता है हमारा डीएनए। ये वही डीएनए है जिसके ऊपर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब है कि मेरे अंदर फीचर्स कैसे पाए जाएंगे, मेरे कैरेक्टर्स कैसे होंगे, वो मेरे मैटरनल कैरेक्टर्स होंगे या मेरे पैटर्नल कैरेक्टर्स होंगे, ये सब डिफाइन करता है मेरा जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए होता है। अब डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ जी बच्चों, ये वही न्यूक्लिक एसिड है जो हमें कहाँ मिला था? वाटर के अंदर मिला था। वाटर के अंदर सबसे पहला राइबोन्यूक्लिक एसिड फॉर्म हुआ जिसने आरएनए का रूप लिया, और आरएनए क्योंकि अनस्टेबल था तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए इस स्ट्रक्चर ने कुछ चेंजेस लाए और वो कन्वर्ट हो गया किसमें? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में। आगे चलते हैं। ये जो डीएनए है ये बहुत पेयर्स ऑफ जीन से मिलकर के बना हुआ है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो इन क्रोमोसोम्स को बनाने वाला क्या है? डीएनए। डीएनए बच्चों क्योंकि एक बहुत लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या आप जानते हैं ये कितना लंबा होता है? हमारे अंदर ये 2.2 मीटर लॉन्ग हो सकता है। 2.2 मीटर लॉन्ग एक कोई थ्रेड है और उसे मैं कहूं कि आप अपने सेल के अंदर रख दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? इसकी फोल्डिंग करा लेंगे। हमने क्या किया? डीएनए को फोल्ड कराया और फोल्ड करा करके इसे कन्वर्ट कर दिया एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, जिसको नाम दे दिया बच्चों क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या नाम दिया हमने इसको? क्रोमेटिन फाइबर्स। अब ये क्रोमेटिन फाइबर्स हमारे कुछ सेल में तो बन गए, लेकिन कुछ सेल तो इतने छोटे थे जिनके अंदर ये क्रोमेटिन फाइबर्स बन ही नहीं पा रहे थे। तो हमने क्या किया? इनको हाईली कॉइल्ड कराया। जब हमने इन्हें हाईली कॉइल्ड करा दिया तो बच्चों इन्होंने एक नया फॉर्म क्रिएट किया और जिसका नाम पड़ा क्रोमोसोम्स। क्या नाम पड़ा बच्चों? क्रोमोसोम्स। हाँ जी, ये वही क्रोमोसोम्स हैं जो आपके सेल के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं के ऊपर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो इन जनरल जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि जीन्स डीएनए पर भी होते हैं, जीन्स क्रोमेटिन फाइबर्स पर भी होते हैं और जीन्स क्रोमोसोम्स पर भी होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि डीएनए को ही जब मैंने फोल्ड किया था तो वो क्रोमेटिन फाइबर्स बने थे, और क्रोमेटिन फाइबर्स को ही जब मैंने हाईली कॉइल किया था तो उन्होंने एक फॉर्मेशन क्रिएट की थी जिसको मैंने क्रोमोसोम नाम दिया था। अब क्रोमोसोम को मैं सेल डिवीजन में जाना था
ठीक है, अब जानते हैं कि जीन्स होते क्या हैं। जीन्स के ऊपर मेरी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि पास आउट होगी मेरे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, अब ये जो जीन्स है ये जब पास आउट करते हैं कैरेक्टर्स को तो उस प्रोसेस का नाम होता है हेरिडिटी एंड ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स कहलाता है इनहेरिटेंस। ये जरूरी क्यों है कि बच्चों जब भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स पास आउट होते हैं तो वो कुछ एडेप्टेशन लेकर के आते हैं। ये एडेप्टेशन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये प्रोवाइड कराते हैं हमको वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है, तो बच्चों वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आने वाले जो डिग्री ऑफ चेंजेस होते हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ डिग्री ऑफ चेंजेस अकर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अगर हम किसी दो जनरेशन की बात करें तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, मतलब मैं ये तो कह सकती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को थोड़ा रिसेंबल करती हूँ लेकिन मैं उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं हूँ। आई एम नॉट आइडेंटिकल टू माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं आइडेंटिकल होती तो मैं क्लोन्स कहलाती, लेकिन मैं क्या हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं। बच्चों इसका रीजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, इसे हमने प्रिविलेज ही इसलिए दिया था ताकि सेक्सुअली फॉर्म होने वाले जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर वेरिएशंस पाए जाएंगे। अब ये वेरिएशन रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि ये वही कारण है जो हमें नेचुरल सिलेक्शन दिलाता है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि वो सारी स्पीसीज को ही नेचर एक्सेप्ट करता है या लॉन्ग टर्म तक बने रहने के लिए वही स्पीसीज बेनिफिशियल होती हैं जो कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर अडेप्टेशन ला सकती हैं। अब जितनी स्पीसीज जितने ज्यादा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन ले आएंगी वो उतने ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाएंगी। तो जिनका ज्यादा सर्वाइवल रेट होगा नेचर भी उन्हीं को सेलेक्ट करेगा और उस नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो सबसे छोटी यूनिट है वो है वेरिएशन। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि वेरिएशन इज अ यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब अगर मैं इवोल्यूशन की बात करती हूं तो इवोल्यूशन के लिए मुझे सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीज क्या है, वेरिएशंस। तो वेरिएशन बच्चों अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल के अंदर बात करूं तो मुझे इतने ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे, या मुझे वेरिएशन मिले भी तो ये मैं एंश्योर नहीं कर सकती कि वो वेरिएशंस नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इनब्रीडिंग्स करानी पड़ेंगी। अब इनब्रीडिंग्स क्या होती हैं, जैसे मैंने किसी एक अच्छी स्पीसीज को किसी दूसरी अच्छी स्पीसीज के साथ में क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद में जो नई जनरेशन बन करके आई या नए ऑफस्प्रिंग्स बन करके आए उनको मैं क्या बोलूंगी, इट्स अ सेक्सुअल बाय प्रोडक्ट। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑफस्प्रिंग्स बाय प्रोडक्ट कहलाते हैं और वो आपकी एक न्यू स्पीसीज हो गई। अब ये स्पीसीज तब बन पाएगी जब मैं इन्हीं ऑफस्प्रिंग्स को इनब्रीड करवाऊंगी अगेन एंड अगेन। जब मैं किसी एक न्यूली फॉर्म्ड स्पीसीज को या इंडिविजुअल को इनब्रीड करवाती हूं बार बार तो ये एक न्यू स्पीसीज का ओरिजिन करते हैं या फिर स्टेबलाइजेशन करते हैं। जैसे वेरिएशन के साथ में बनी हुई न्यू इंडिविजुअल्स को जब मैंने इनब्रीड करवाया तो मेरे पास कुछ टाइम बाद अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन एक नई स्पीसीज बन जाएगी जो कि कैसी होगी, क्वालिटेटिव भी बेनिफिशियल होगी और क्वांटिटेटिव भी बेनिफिशियल होगी। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं किसी न्यू काउ ब्रीड को ओरिजिनेट करवाती हूं तो मैं उसमें क्या चेक करूंगी, दोनों चीजें, एक क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। मतलब कि मेरे पास जो मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए उसमें हाई यील्डिंग भी होनी चाहिए प्लस वो डिसीज रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसी स्पीसीज को बनाने के लिए हम जिस ब्रांच की स्टडी करते हैं उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स में अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो हमने जाना था कि रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है। पहला था हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी की थी और दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बच्चों प्रिविलेज हमने इसलिए नहीं दी थी क्योंकि उसके द्वारा बनने वाले जो इंडिविजुअल्स थे वो इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि क्लोन्स थे, मतलब कि एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। जैसे अगर मैंने आपको कोई एक फ्लावर दिया तो वो फ्लावर बिल्कुल अपने पेरेंटल फ्लावर जैसा होगा। मैं उसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन
द टू फ्लावर्स नहीं बता सकती कि ये किससे आया है, ये पेरेंटल टाइप है या ऑफस्प्रिंग टाइप है। मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे वो सभी क्लोन्स थे, मतलब एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। तो उनके अंदर क्या मुझे वेरिएशंस देखने को मिले थे? नहीं मिले थे। लेकिन आप कहेंगे कि मैम वेरिएशंस तो आ रहे हैं, धीरे धीरे हमें कुछ तो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो वो डिफरेंस कहां से है? तो बच्चों वो डिफरेंस जो आए हैं वो आए हैं अडेप्टेशन से। मतलब कि नेचर धीरे धीरे इवोल्यूट हो रहा है, और इवोल्यूशन हमेशा होने के साथ साथ ये क्या होता है, हर स्पीसीज भले वो एसेक्सुअली फॉर्म हुई हो या फिर सेक्सुअली, तो वो क्या करते हैं, नेचर से अडेप्ट करते हैं कुछ कैरेक्टर्स को, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सके। तो वही प्रोसेस कहलाती है आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रिविलेज क्यों दी? क्योंकि जो डिफरेंस हमें बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा था वो इस प्रोसेस में हर टाइम देखने को मिलता है, जिसे हम डिग्री ऑफ चेंजेस के नाम से जानते हैं या फिर वेरिएशंस के नाम से जानते हैं। ये वेरिएशंस हमारी न्यू स्पीशीज को या न्यू ऑफस्प्रिंग्स को नेचुरल सिलेक्शन के लिए क्या करता है, प्रिविलेज दिलाता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द न्यू बेनिफिशियल स्पीसीज। थैंक यू।